जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया वेलकम करता हूं। सो फ्रेंड्स, ये सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसमें हम हर एक टॉपिक को, चाहे वो पॉलिटी हो, आपका वो ज्योग्राफी हो या फिर आपके साइंस हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट है उसके हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हम इस सीरीज में मोस्ट प्रोबेबल मतलब जो क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आ सकते हैं उनकी बात करेंगे, उनके बैकग्राउंड को जानेंगे और उन क्वेश्चन के थ्रू इन टॉपिक को रिवाइज भी करेंगे। सो टिल द एग्जाम ये सीरीज मैं कंटिन्यू करूंगा। इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन ला के दूँ। एंड नाउ अगेन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड लेट देम नो कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सो आपका पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इंक्वायर्स एंड डिसाइड्स इन केस ऑफ डाउट और डिस्प्यूट्स। मतलब अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डाउट या डिस्प्यूट आता है तो भैया कौन जो अथॉरिटी है वो इसको इंक्वायर करती है। आपके पास ऑप्शंस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दूसरा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तीसरा था पार्लियामेंट्री कमिटीज और चौथा था हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। सो भैया सबसे पहला जो आपका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो चाहे वो इलेक्शन प्रेसिडेंट का हो या वाइस प्रेसिडेंट का हो, उसमें अगर कोई डाउट या डिस्प्यूट होता है तो वो कौन देखता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखता है। अभी अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात आ गई है तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि भैया एलिजिबिलिटी क्या होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन, मतलब कि आगे। सो सबसे पहला हम जान लें कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में जो 58 आर्टिकल है, क्या है आपका आर्टिकल 58, ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करती है। अब बात समझना आप, सबसे नंबर 1 जो पॉइंट आता है कि वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या भैया? सिटीजन ऑफ इंडिया। आप नोट डाउन करेंगे इसको, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं मिनिमम एज की बात करूं तो उनका मिनिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम एज। मैक्सिमम एज का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये देखो एक और पॉइंट इनका आता है, दैट इज शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। शुड नॉट होल्ड किसी भी प्रॉफिट वाले, जहां पे उनको सैलरी मिल रही हो ऐसे पोस्ट पे वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं होने चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपका होता है, दैट इज ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है उसके लिए वो क्वालिफाई होने चाहिए। तो मैंने आपको इलेक्शन के 4 पॉइंट बताए कि भैया जब इलेक्शन होता है, सो जो आपका आर्टिकल 58 है, आर्टिकल 58 डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, नंबर 2 मिनिमम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, उसके बाद किसी भी प्रॉफिट के पद पे नहीं होने चाहिए और लोकसभा के एक मेंबर इलेक्ट होने के एलिजिबिलिटी को रखने चाहिए। आगे क्वेश्चन में हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे कैसे होता है, उसमें कौन कौन पार्ट लेता है। तब तक के लिए हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे ताकि आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी हर एक क्वेश्चन के बाद अपना फीडबैक जरूर करें। अब एक क्वेश्चन और आता है, विथ रेफरेंस टू द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट मैचेस। नंबर 1 है सीडीएस का फेमस क्वेश्चन। सेकेंड शेड्यूल emoluments of president and vice president etc. Third schedule allocation of seats in Rajya Sabha. Fourth schedule various forms of oaths by holders of constitutional office. देखिए सीडीएस ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है जहां पे ऑप्शन के अंदर भी कंफ्यूजन होता है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली और 1, 2 and 3। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एलिमिनेट भी कर पाएंगे। मैं आपसे कहता हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 12 शेड्यूल मेंशन है तो आपको अगर याद होगा इन 12 शेड्यूल में से जो पहला शेड्यूल था, जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल होता है, वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटीज, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज एंड यूनियन टेरिटरीज आप कह लो इसको। टोटल 12 शेड्यूल है। अब सेकेंड शेड्यूल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट मैच है।
जो हमारा सेकेंड शेड्यूल है वो सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल होते हैं इनके सैलरी के बारे में बात करता है। सो इसका मतलब सेकेंड शेड्यूल इमोल्यूमेंट्स हमारा बिल्कुल सही वाला पार्ट है, राइट। अब आते हैं थर्ड शेड्यूल पे। यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो थर्ड शेड्यूल है वो डील करती है ओथ के साथ। किसके साथ? ओथ के साथ, मतलब जो वो शपथ वगैरह लेते हैं ये प्रेसिडेंट वगैरह, उसके साथ डील करती है। कहने का मतलब ये है कि हम रटते कैसे हैं। फर्स्ट पार्ट में पहले हमने राज्य बनाया, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेकेंड पार्ट में उसके लिए हमने एक राजा अपॉइंट किया, उसकी सैलरी अपॉइंट की। थर्ड शेड्यूल में हमने क्या किया कि उनको कसम खिलाई। तो हम ऐसे याद करते हैं कि पहले राज्य बनाया, उसके बाद हमने सैलरी डिसाइड की, देन हमने उनको कुछ कस्में दी, वादे दिए, एंड फोर्थ जो है अब इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ शेड्यूल वेरियस फॉर्म। देखो ये थर्ड का पार्ट यहाँ पे लिख दिया है। फोर्थ जो होता है ओरिजिनली ये क्या करता है, सीट्स का डिस्कशन करता है। ये भी गलत है, इसका मतलब थर्ड पार्ट डील करता है वो, देखो यहाँ पे जस्ट उल्टा दिया है। फोर्थ शेड्यूल होगा एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड थर्ड होगा वेरियस फॉर्म्स। इसका मतलब ए ओनली जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो इसमें कुछ और शेड्यूल है, मैं आपको बता देता हूं। हमने फर्स्ट देखा, सेकेंड देखा, थर्ड देखा, फोर्थ देखा। देखो भैया फिफ्थ जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो एरियाज है उनको कैसे गवर्न करना है उसके बारे में बात करता है। दैट इज आवर फिफ्थ शेड्यूल। मैं आपसे चाहता हूं कि आप 12 के 12 शेड्यूल अच्छे से कंठस्थ याद कर ले। कंठस्थ याद करना क्या होता है, मतलब जो आपके जुबान पे याद हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया सो फार वेयर इलेक्टेड अनअपोज्ड, मतलब कि बिना किसी कंपटीशन, बिना किसी अपोजिशन के कितने ऐसे प्रेसिडेंट्स होंगे जिनको इलेक्ट किया गया होगा। देखो अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगी, कहीं कहीं इसका ऑप्शन आपको एक देखने को मिलेगा, कहीं कहीं दो देखने को मिलेगा। अब मैं बता रहा हूं आपको अभी के लिए एक याद करना है, क्योंकि एक ही ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनका इलेक्शन अनअपोज्ड हुआ था। उनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। क्या है? नीलम संजीवा रेड्डी। अभी देखो दो कहीं कहीं इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे उस टाइम भी कोई भी अपोजिशन नहीं था। लेकिन आप जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के लिए 2 बार लड़ना पड़ा। पहली बार अनअपोज्ड और दूसरी बार में उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ा। तो आप 2 फैक्ट याद रखेंगे, दैट इज ओनली प्रेसिडेंट इलेक्टेड अनअपोज्ड वो है आपके नीलम संजीवा रेड्डी, एंड ओनली प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड ट्वाइस वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अभी के लिए आप एक याद करके चलो, मैंने 2-3 साइड बुक से कंफर्म किया, वहां पे एक ही आंसर सही है, कहीं कहीं 2 दिया हुआ है, लेकिन आप एक मान के चलेंगे जहां की मेजॉरिटी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली सिमिलर टू। आपको पता होगा कि हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी जगहों से बोरो किया है। हमारा ये इसमें जो प्रेसिडेंट का पार्ट है, सिमिलरिटी की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रिटिश मोनार्क, सेकेंड है यूएस प्रेसिडेंट, सी है रशियन प्रेसिडेंट, एंड डी है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। इसका आपका राइट आंसर होगा ब्रिटिश मोनार्क, ठीक है। डिटेल में जाके आपके जो लेक्चर्स आपके अभी चल रहे हैं उनमें आप जाके उनको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ए कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने अभी बात की थी कि मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। आप जब प्रेसिडेंट टॉपिक को आज उठाओगे इस कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद, अगर आप कोर्स मेंबर हो हमारे, आई विल रिक्वेस्ट कि जो मैम ने क्रैश कोर्स में आपको पढ़ा रखा है उसको देख लो, या फिर अगर आप CDS 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो जो आपको बुक मिली है डिफेंस मेनिया पे, आप उसमें एक बार रिवाइज कर लेना, आपका एक बार में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सो 35 ईयर्स इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अ बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अनलेस एंड अनटिल। देखो भाई, अब प्रेसिडेंट हमने बना तो रखा है, इसका मतलब प्रेसिडेंट के कुछ पावर्स भी होंगे, राइट। प्रेसिडेंट के बहुत सारे पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, मनी पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर्स, बहुत सारे पावर होते हैं। उसमें बिल्स को लेके एक ये भी पावर है।
लिखा है कि एक बिल जो है वो कभी एक्ट नहीं बन सकता पार्लियामेंट अनलेस एंड अनटिल इट इज पास्ड बाय लोकसभा, इट इज पास्ड बाय राज्यसभा, इट्स गेट एसेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट, इट इज पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। सो द राइट आंसर इज जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिल जाता कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। ये एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बिल्स के ऊपर जब मैं पार्लियामेंट के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इनको मैं डिस्कस करूंगा। एंड अगर आपको ऐसे आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है, मैं चाहता हूं कि आप अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएं। ये वीडियोस डीमोनेटाइज होंगी, मतलब इस पे इन वीडियोस पे आपको एक भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस आए। अब देखो मॉनेटरी कोई बेनिफिट नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम शेयर कर देना, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो। इन वीडियोस पे आपको एक भी ऐड देखने को नहीं मिलेगी। आगे बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात होगी, आप बताइए कि इनमें से कौन सा आर्टिकल डील करता है। जब इलेक्शन की बात हुई तो मैंने आपको समझाया कि इलेक्शन की चीज़ों में हमने प्रेसिडेंट के लिए, अगर आपको याद होगा कि भैया क्वालिफिकेशन के लिए आर्टिकल क्या लगाया था, 58 लगाया था, जहां पे प्रेसिडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी बात हुई थी। अगर मैं आपके सामने वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि भैया 63 एज पर आर्टिकल 63 देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए। ये कहां जिक्र है आपके आर्टिकल 63 में। अब यहां पे आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि जब जिक्र हो गया है 63 का तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि भैया आप 61, 62 ये चीजें क्या कहती हैं इनके बारे में बात कर लें। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें। वैसे तो मैं बता देता हूं एक के बारे में, जो आपका आर्टिकल 61 है वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बात करती है। महाभियोग, जब आपको जब प्रेसिडेंट को निकाला जाता है उसके बारे में बात करती है। इसका ये एक अलग सा टॉपिक है, आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। आर्टिकल 62 की बात करूं तो ये वैकेंसी की बात होती है। वैकेंसी की बात का मतलब कि अगर किसी भी कारण से, डेथ के कारण से, रेजिग्नेशन के कारण से, रिमूवल के कारण से कुछ भी होता है तो प्रेसिडेंट की जगह कौन लेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 62 क्या है आपका, वैकेंसी के बारे में। सो द राइट आंसर इज कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ होती है हमारे, या फिर रिजाइन करते हैं, उनका रिमूवल होता है, तो इमीडिएटली वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करने लग जाएंगे। एंड मान लो कि अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल ना हो तब क्या होगा, तब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। अगर ये भी नहीं होता है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं होते हैं, देन सबसे सीनियर जज हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। देखिए आज की वीडियो में हमने कितने नॉलेज की बात कर ली। आर्टिकल 61 आपके इंपीचमेंट की बात करता है, आर्टिकल 62 वैकेंसी की बात करता है। वैकेंसी का मतलब अगर प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, अगर वो भी नहीं हुए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, अगर ये भी नहीं हुए तो हमारे सीनियर मोस्ट जज करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के। आई बात आपको समझ में? चलिए वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु मेक द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे एक वाइस प्रेसिडेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे आपके पास आंसर है ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स, मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली। देखिए जैसे एक कंट्री में हमारे पास दो है, राज्यसभा एंड लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इसी तरीके से स्टेट को डील करने के लिए हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, राइट। अब यहाँ पे पंगा ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, उसके इलेक्टोरल में केवल पार्लियामेंट के मेंबर्स ही शामिल होते हैं। कहाँ के होते हैं? पार्लियामेंट के मेंबर्स। इसके बारे में अगर जब इसकी बात खुली गई है तो दूर तक जाएगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भैया इनके इलेक्शन में क्या क्या होता है। तो आप एक बार जान लीजिए कि पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, मान लो कि कुछ लोगों को मिला के एक इलेक्टोरल कॉलेज बना, इसमें बोथ हाउसेस पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब आपका लोकसभा भी करेगा एंड राज्यसभा भी करेगा। लेकिन जो कि हाँ, इसमें आपके नॉमिनेटेड मेंबर, जो कि नॉमिनेटेड मेंबर, देखो दो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड। इलेक्टेड चुन के आए हुए होते हैं, नॉमिनेटेड जिनको नॉमिनेट करते हैं प्रतिनिधि। तो इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ही पार्ट लेते हैं। इसमें साफ साफ दिया गया है कि ठीक है दोनों तो आएंगे, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, ठीक है। अब
नॉमिनेट मेंबर ने भी पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन प्रेसिडेंट वाले में बिल्कुल उल्टा होता है, उसकी बात भी करेंगे, आगे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, फिलहाल आप इसको यहीं तक पढ़ें। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए बस एक ही प्रावधान है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होंगे। दैट मीन्स कि यहां पे स्टेट का कुछ नहीं होना चाहिए, राइट, स्टेट का कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां पे दिया है लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, लोकसभा राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर ओनली, लोकसभा राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर यूटीज। सीधा सा आंसर होगा लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। इसके अगेन आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड ध्यान देना, हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। इनके इलेक्शन का मैंने बता दिया कि पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस पार्ट लेते हैं, प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्ट लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट। देखिए, सबसे पहली चीज 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ही शुड बी एलिजिबल टू इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि उसको लोकसभा में एक सीट के लिए एलिजिबल होना चाहिए। मस्ट बी एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका मतलब ए एंड सी इज द राइट आंसर। होपफुली यस, जो एलिजिबिलिटी होल्ड करता है प्रेसिडेंट, वो किसकी करता है, लोकसभा के एक मेंबर इलेक्ट होने की होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, एक अगेन बड़ा सा क्वेश्चन है, which of the following statement relating to the office of the president India are correct? The president has power to grant pardon to a criminal in special cases. ठीक है, the president can promulgate ordinances even when the parliament it is in session. ठीक है, president can dissolve the Rajya Sabha during emergency. ठीक है, president has power to nominate 2 members in Lok Sabha from the Anglo-Indian community. पूछता है कि इसमें से कौन से करेक्ट हैं। अब चलिए हम पहले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन। अभी देखो, सिंपल सी बात है, यहां पे जब आप सेकेंड एंड थर्ड पे आते हैं, पहली चीज कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इनकी जुडिशियल पावर है, जहां पे वो उनको माफ भी कर सकते हैं, पार्डनिंग पावर है। जुडिशियल पावर जो होती है वो आर्टिकल 72 के अंदर आती है। किसके अंदर आती हैं, आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट की के जुडिशियल पावर्स। इसमें साफ साफ है कि द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन टू ए क्रिमिनल इन स्पेशल केसेस। जैसे कि उसके, अब देखो इसके अंदर ना बहुत सारे चीजें होती हैं, पार्डन, रिप्राइव, रेमिशन, रेस्पाइट, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो पार्ट है, द प्रेसिडेंट कैन प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंसेस इवन व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, ये गलत हो जाएगा आपका। प्लस प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी के दौरान राज्यसभा का डिसॉल्व नहीं कर सकते। सो आपका जो 1 और 4 है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब ये क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आ गया तो आपको जानना है, लेकिन इन 2 सीटों के ऊपर भी पंगा हो चुका है अभी, तो इसको आप नहीं देखेंगे, ये 2 सीटों को भी शायद इन्होंने हटाया है, लेकिन अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको सही समझोगे। अगर क्वेश्चन बाई चांस पूछ लिया तो आप सही समझोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हुज रिकमेंडेशन, आई गेस इन 2 सीटों को डिसॉल्व कर दिया गया है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपनी राय, बाकी लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। देखो, किसकी नीड होती है भाई, किसकी मैंडेटरी है बिल्कुल, अगर आपको इम्पीचमेंट लगाना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, बहुत बड़ी बात होती है इम्पीचमेंट लगाना। अभी देखो, पहली चीज कि इम्पीचमेंट का मैंने आपको बताया था कि ये आपका आर्टिकल 61 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, आर्टिकल 61 के अंदर आता है। चलिए, इसके बाद प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड। ये जो प्रोसीजर है वो कहीं भी इनिशिएट हो सकता है दोनों हाउसेस में से, लेकिन इसमें इनका जो रिकमेंडेशन दोनों हाउसेस का वो बिल्कुल नेसेसरी, मतलब मैंडेटरी माना जाता है दोनों हाउसेस का। अब मैं अगर आपको बताऊं, देखो इसमें ना 2-3 टर्म आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें पहली चीज कि प्रेसिडेंट पे अगर कोई चार्ज लगता है तो उनको 14 दिन पहले क्या देना चाहिए, आपको रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा 14 डेज पहले कि भैया आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इसका आप ऐसे कह सकते हो कि चार्जेस आर कंटेन्ड इन अ नोटिस विच हैज टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। मतलब किसी भी हाउस ने अगर ये नोटिस भेजना चाहता है तो उनके साइन होने चाहिए 1/4 मेंबर्स के। तो ये सारे आपके प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के रूल हैं, आप इनको नहीं भूलोगे। बट दोनों हाउसेस का रिकमेंडेशन जो है वो मैंडेटरी है। अभी देखिए, इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज हैज,
अभी प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात आ रही है तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। सो पहली चीज, अगर इलेक्शन की बात होती है तो वहां पे आप जान लो कि इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे भैया? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। तो एक चीज ध्यान रखो, इलेक्टेड, आप कह लो इसको इलेक्टेड मेंबर्स किसके? बोथ हाउसेस के, बोथ हाउसेस के। ये कर लिया आपने। इसके अलावा यहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो पार्ट नहीं लेते हैं इन चीजों में, नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट नहीं लेते हैं। इसके बाद देखिए, जब इलेक्टोरल कॉलेज में ये आपको ये पूछ रहा है कि भाई एक वोट की वैल्यू क्या होती है, तो वैल्यू के लिए मैं आपको बता दूं कि वैल्यू ऑफ एक वोट एमएलए के लिए आपको पता करना पड़ता है कि भाई एमएलए का जो एक वोट है उसकी वैल्यू कितनी है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि भैया स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, प्लस वहां से एक और फॉर्मूले के अंदर आएगा कि टोटल नंबर, आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस आप इसमें जोड़ोगे मल्टीप्लाई बाय 1000, ऐसे कुछ आपका फॉर्मूला आता है जिसकी आपको तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक एमएलए का वोट कितना पड़ता है, एक एमपी का वोट कितना पड़ता है, इसका इस वैल्यू को ऐसे ही देखा जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप सीडीएस और एफकेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बेस्ट टाइम है आपको इस कोर्स में एनरोल करने का। एंड वी विल गारंटी, मेरा और शिवानी मैम का वादा है आपसे कि आपका ये एग्जाम 100% कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करोगे। आई एम नॉट गोइंग टू प्रॉमिस यू कि भाई तुम्हारे इतने मार्क्स आएंगे, ये आएंगे। आई विल मेक यू गाइज कैपेबल, आपको इतना समर्थ बनाएंगे कि आप डेफिनेटली अपने पेपर को क्लियर करें। हमारा कोर्स बाइलिंगुअल है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे बहुत आसानी से पढ़ सके, जिसमें आपको हर एक टॉपिक के बाद लाइव डाउट मिलता है। मान लीजिए आपने अगर प्रेसिडेंट का टॉपिक खत्म किया तो उसके बाद शेड्यूल में आपको एक क्लास मिलेगी, डाउट क्लास, जहां पे आप प्रेसिडेंट के सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको एक शेड्यूल टाइम टेबल मिलेगा जहां पे आपका कंप्लीट फायदा हो जाएगा। करंट अफेयर्स, 1500 प्रैक्टिस क्वेश्चन, पर्सनल गाइडेंस, आपको सब कुछ मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप इसका फायदा जरूर उठाएं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया था राज्यसभा के मेंबर होंगे, लोकसभा के मेंबर होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा। इसका मतलब ये उत्तर आपका गलत हो गया। गाइस प्लीज कमेंट डाउन कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है। अगेन थैंक यू सो मच, और अभी बहुत सारे लेक्चर आएंगे, बिल्कुल सीडीएस के लिए हम तांडव करेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।